अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम और इसके साथ हम कोड करके भी देखेंगे। तो डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कर लें अगर आपके पास लैपटॉप है। अगर नहीं है तो आप वैसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से इसको समझा दूं। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो उसमें उन्होंने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सी प्लस प्लस प्रोग्राम। यानी अगर एक सी प्लस प्लस लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखना है तो उस प्रोग्राम को लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, उस प्रोग्राम को लिखने का वे क्या है। तो इस तरह से सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखने का जो फॉर्मेट है वो ही उसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को राइट करने का, प्रोग्राम को लिखने का जो फॉर्मेट है सी प्लस प्लस में, उसी को हम उसका स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल है, पावर इंक्रीज करता है लैंग्वेज की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये कुछ पार्ट्स है जिस पर ये लाजमी मुश्तमिल होगा, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसमें से शॉर्ट बेइंतहा मिल जाएंगे, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। और सबसे बढ़कर आगे हमने जो कोडिंग करनी है तो हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सी प्लस प्लस में जो प्रोग्राम लिखना है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये एक तरह की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये एक तरह की इंस्ट्रक्शन है किसके लिए? कंपाइलर के लिए। कंपाइलर को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है एग्जीक्यूशन से पहले, हमने एक प्रोग्राम लिख दिया और हमें पता है एग्जीक्यूट करने से पहले उस प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है, यानी सोर्स प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा हुआ तो उसे अच्छे से पढ़ें, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। और वैसे अगर आप पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, तो अच्छे से उसके हर टॉपिक को समझ लें ताकि आपको पता हो सोर्स प्रोग्राम क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या है। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है? ये इंस्ट्रक्शन है जो कंपाइलर को दी जाती है। कब दी जाती है? एग्जीक्यूशन से पहले दी जाती है, यानी अभी जो एक्चुअल प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया, उससे पहले कंपाइलर को जो इंस्ट्रक्शन दी गई उसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलेंगे। अब इसको कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहते हैं क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन किसको दी जाती है? कंपाइलर को दी जाती है। अब जो ये इंस्ट्रक्शन दी गई इसको प्रोसेस कौन कर रहा है? इसको जो प्रोसेस कर रहा है वो एक प्रोग्राम होता है जिसे कहते हैं प्री प्रोसेसर। तो ये आपका एमसीक्यूज है कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये जो इंस्ट्रक्शन है जो कंपाइलर को दी गई, इसको प्रोसेस कौन कर रहा है? तो इसको जो प्रोसेस कर रहा है वो एक प्रोग्राम है जिसको हम प्री प्रोसेसर कहेंगे। तो ये सी प्लस प्लस का कंपाइलर का ही पार्ट होता है। इसमें क्या है? इट मॉडिफाई सी प्लस प्लस सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन। कंपाइल से पहले सोर्स प्रोग्राम में जो भी मॉडिफाई करने होते हैं वो कर सकते हैं। द सेमीकोलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। अब जो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव होते हैं इसके एंड पर सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश सिंबल, यानी जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जब आपने एक डायरेक्टिव लिखनी है, एक इंस्ट्रक्शन लिखनी है जो कि कंपाइलर के पास जाए, कंपाइलर के लिए हो, तो उसको स्टार्ट करेंगे हैश। तो हैश से जो स्टार्ट हो रहा होगा उसको हम कहेंगे ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। दिस डायरेक्टिव आर रिटन एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के स्टार्ट में ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिख दी जाती है। और द फॉलोइंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड इन सी प्लस प्लस टू इंक्लूड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। अब जो इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि कौन सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज किया जाता है हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए। हेडर फाइल क्या होती है वो अभी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरह से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कौन सा यूज हो रहा है हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए। तो इंक्लूड करने के लिए इंक्लूड प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी हैश क्या है? हैश का मतलब हमें पता है कि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को स्टार्ट करने से पहले हैश लगाई जाती है। और अब यहाँ पर हम एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करें जो किसी हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहा होगा और उसे हम कहेंगे इंक्लूड। तो यहाँ पर ये इंक्लूड, हैश इंक्लूड क्या है? हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर है। तो इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड द हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी, एमसीक्यू भी है कि हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए कौन सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल होता है? तो हम कहेंगे इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने ये सिंटैक्स बता दिया। ये वाला सिंटैक्स आज अब प्रोग्राम में यूज नहीं होता। सी प्लस प्लस में आजकल जो सिंटैक्स लिखा जाता है हम उसी को फॉलो करेंगे, उसी को हम कोड करके देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम कंसेप्ट को देख रहे हैं कि इंक्लूड प्री प्रोसेसर क्या है। उसके बाद जी हेडर फाइल है, इसको हम अभी आके इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम डेव में एक प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पर डेव को अभी मैंने सिर्फ ओपन कर रखा है। ओपन करने के बाद आपके पास ये वाला एक विंडो अपेयर हो जाएगी, यह इंटरफेस सामने आएगा और मेरे पास जो डेव सी प्लस प्लस का वर्जन है 5.11। तो आपने कोशिश करनी है कि 5 से ऊपर ऊपर वाला करें। कंट्रोल एन करेंगे तो एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी डेव सी प्लस प्लस में। और सबसे पहले हम लिखने वाले हैं हैश, क्योंकि हमें पता है अभी तक जो स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें सबसे पहले हम
इंक्लूड करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को, यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक इंस्ट्रक्शन होती है कंपाइलर के लिए, लेकिन उसको लिखने से पहले हम हैश सिंबल का इस्तेमाल करें। अब हम इंक्लूड लिख दें तो इंक्लूड का क्या मतलब हो जाएगा, इंक्लूड का मतलब हो जाएगा कि ये एक इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो हेडर फाइल को इंक्लूड करेगा। तो IO स्ट्रीम ये एक तरह से हेडर फाइल हो जाएगी जिसे इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड कर रहा होगा। उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std और इन में, उसके बाद ये ब्रैकेट, ये आपका मेन जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, यहाँ तक ये बेसिक स्ट्रक्चर है C++ का। आपने इसी स्ट्रक्चर को देखना है, इसी को याद रखना है और इसी के मुताबिक प्रोग्राम लिखना है। जो बुक में है वो ओल्ड है, वो अब नहीं चलता, तो इसी को आपने अच्छे से समझना है। अभी तक जो हमने पढ़ा था कि हैश से स्टार्ट करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को जो कि किसी हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि हेडर फाइल क्या होती है, उसके बाद हम इसको सेव करके रन करेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं हेडर फाइल की तरफ। तो हेडर फाइल आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। तो यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जो स्टैंडर्ड यानी पहले से कुछ फंक्शन बने हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्राम में। अगर आपने कुछ ऐसे फंक्शन का इस्तेमाल करना है जो पहले से मौजूद हो, बने हो, तो उनको इस्तेमाल करने से पहले बताया जाएगा कि वो किस हेडर फाइल में है, तो उस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हेडर फाइल क्या है, हेडर फाइल कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन की कलेक्शन है, और जब हम इन फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम उन हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। There are many header file for different purpose। अब उन्होंने ये बता दिया यहाँ पे कोई एक हेडर फाइल है जिसको हम इंक्लूड करेंगे। मुख्तलिफ तरह की हेडर फाइल होंगी, उनमें मुख्तलिफ तरह के फंक्शन होंगे जो मुख्तलिफ काम को परफॉर्म कर रहे होंगे, इसलिए जो हेडर फाइल होती है वो डिफरेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रही है। ईच हेडर फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन, और उसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के पहले से डिफाइंड फंक्शन है, पहले से बने बनाए फंक्शन मौजूद होते हैं। Many header file can be included in one program। एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा हेडर फाइल को हम इंक्लूड कर सकते हैं। The header file must be included in the program before calling any of its function in the program। यानी हेडर फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हैं, लाइब्रेरी फंक्शन है जिनको हम प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम में अगर हम कोई फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये लाजमी है कि पहले हम उस हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, यानी जिस हेडर फाइल का हमने फंक्शन इस्तेमाल करना है उस हेडर फाइल को हमने इंक्लूड कर लेना है। द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज .h। एक्सटेंशन हो गया हेडर फाइल की। अभी एक और हम हेडर फाइल का इस्तेमाल करके देखेंगे। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड द हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। तो ये आपका एमसीक्यू है, हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए कौन सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल होगा। दिस फाइल आर प्रोवाइडेड बाय द C++ कंपाइलर सिस्टम। ये भी आपका एमसीक्यू। द हेडर फाइल आर नॉर्मली स्टोर इन इंक्लूड सब डायरेक्टरी, नेम ऑफ हेडर फाइल रिटन इन एंगल ब्रैकेट। ये मेन चीजें जो आपने समझनी है, लेकिन सिर्फ इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी होती है। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये सारी चीजें हम समझेंगे जैसे ही हम कोड करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने सिंटैक्स बताया, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने डेफिनेशन के बाद उसका सिंटैक्स लिखना होता है। तो हैश इंक्लूड यानी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हेडर फाइल को इंक्लूड करता है। उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट में आप हेडर फाइल का नेम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा, हमने हैश इंक्लूड का इस्तेमाल किया जो हेडर फाइल को इंक्लूड करेगा, और हमने यहाँ पर हेडर फाइल का नाम लिख दिया एंगुलर ब्रैकेट में। इसके अलावा एक और तरीका उन्होंने बताया कि डबल कोड में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम यही सिंटैक्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ज्यादातर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी IO स्ट्रीम .h अब नहीं लगता तो आपने .h नहीं लगाना, बल्कि आपने math.h इसकी एग्जांपल दे देनी। अब IO स्ट्रीम का मतलब क्या है, उसने बताया कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी अगर आप अपने जो प्रोग्राम है उसमें इनपुट दे रहे हैं या उसकी आउटपुट को शो करवा रहे हैं, तो उसके लिए जो हेडर फाइल का इस्तेमाल करेंगे वो IO स्ट्रीम होगी। दिस हेडर फाइल कंटेन द डिफाइन ऑफ बिल्डिंग एंड आउटपुट फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट। पहले से ही वो बिल्ड इन है, यानी इनपुट लेने के लिए, आउटपुट शो करवाने के लिए बार बार हमें फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ इस हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। हेडर फाइल मैथ की बात करें तो इसमें मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, जैसे आपने स्क्वायर रूट लेना है किसी चीज का, तो उसके लिए आप फंक्शन नहीं लिखेंगे, बल्कि पहले से ही इस लाइब्रेरी में वो फंक्शन डिफाइन है। उस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए पहले हम इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे, फिर उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। उसके बाद मेन फंक्शन की बात करें तो यहाँ से C++ प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखना शुरू कर देते हैं। तो when the program is run, the control enter the main function and start the execution statement। each program must contain main function। अब उन्होंने कहा कि हर प्रोग्राम का मेन फंक्शन जरूर होना चाहिए। does not, अगर प्रोग्राम मेन फंक्शन नहीं है उसका,
तो वो कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो रन नहीं हो सकेगा, यानी उसमें एरर नहीं आएगा, वो कंपाइल हो जाएगा लेकिन रन नहीं होगा। एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अब ये मेन फंक्शन के अंदर जितनी मर्जी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेन फंक्शन का उन्होंने सिंटैक्स बता दिया। अब वाइड की जगह आपने इंट लिखना होता है, तो आपने साथ साथ यहीं पे बुक के साथ ही सिंटैक्स को भी क्लियर करते जाए अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है। C++ स्टेटमेंट की बात करें तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आप लाइन लिखेंगे और उसके बाद जो ये आप स्टेटमेंट टर्मिनेट लगा देंगे तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, C++ के अंदर हमने प्रोग्राम के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी। तो द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम आर रिटन कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस इज कॉल्ड ओपनिंग, ये वाली ओपनिंग ब्रेस है और ये वाली क्लोजिंग ब्रेस है, और इसी को हम डेलिमीटर भी कहते हैं। आर कलेक्टिव नोन एज द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट इज टर्मिनेट बाय सेमीकोलन। अभी तक जो चीज हमने पढ़ी, हमने पढ़ा कि जो स्टेटमेंट है ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगी, और ये ओपनिंग ब्रेस होगी, ये क्लोजिंग होगी, और कलेक्टिवली हम इसे डेलिमीटर बोलेंगे। और स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं, जिसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेट कहते हैं। तो अभी तक अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं कंफ्यूजन तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मेहनत होती है, तो उस मेहनत का थोड़ा वसीला दीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ। अभी तक हमने ये वाली स्टेटमेंट का भी सारा स्ट्रक्चर देख लिया। A statement is an instruction for the computer to perform a task। अब स्टेटमेंट हम लिखते क्यों? क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हमने कुछ टास्क परफॉर्म करवाने होते हैं, कहीं इनपुट लेनी है, कहीं आउटपुट शो करवानी है, कहीं पे कैलकुलेशन करनी है, तो ये सारे जो काम हमने करवाने हैं तो इसी को हम कहते हैं ये स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन होती है कंप्यूटर के लिए कि वो इस काम को परफॉर्म करे। कंप्यूटर परफॉर्म दिस इंस्ट्रक्शन वन बाय वन इन द सेम सीक्वेंस इन विच दिस इंस्ट्रक्शन रिटन। जिस तरह से हम इंस्ट्रक्शन लिख देंगे उसी तरह से वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया जो अभी तक हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, सेम वही यहाँ पर उन्होंने बताया है। उसके बाद सी आउट है। सी आउट के जरिए हम क्या करते हैं, आउटपुट को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। द सी आउट ऑब्जेक्ट इज टू प्रिंट अ मैसेज ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर अगर कोई मैसेज शो करवाना है तो उसके लिए सी आउट का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इसका कोड करके देखेंगे, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। जब आप एक मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आराम से पूरा लेक्चर देखा करें, एंड पर देखा करें कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आई, उसी वक्त उसका कमेंट करें। एक दो दिन में मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी और आने वाली वीडियो में उस क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, आराम से आप सिर्फ अपना लेक्चर तो वजह से सुने। सी आउट हमने देख लिया कि सी आउट का इस्तेमाल होता है अगर हमने स्क्रीन पर कोई मैसेज को डिस्प्ले करवाना हो। द मैसेज में कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड वैल्यू। अब मैसेज में हो सकता है आपने कोई नंबर शो करवाना हो, कुछ आपने लिखा हुआ शो करवाना हो। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग का मतलब है करैक्टर, सेट ऑफ करैक्टर। जैसे कि हम कुछ अल्फाबेट लिखते हैं तो अल्फाबेट की जो कलेक्शन है उसको हम स्ट्रिंग कह सकते हैं। तो सी आउट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड विद द इंसर्शन ऑपरेटर। इसको हम कहेंगे ये इंसर्शन ऑपरेटर है, यानी अगर आपने कुछ शो करवाना है, मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद जो भी हम लिखेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। टोकन की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ होनी चाहिए। ये एक तरह का लैंग्वेज का एलिमेंट है जो कि स्टेटमेंट की फॉर्म के लिए यूज होता है, यानी स्टेटमेंट जो आपने लिखी है उस स्टेटमेंट के लिए एक लैंग्वेज का एलिमेंट इस्तेमाल होगा जिसे हम टोकन कह रहे होंगे। स्टेटमेंट के अंदर हम मुख्तलिफ वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब जो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही बेसिकली टोकन है। कीवर्ड की बात करें तो पहले से डिफाइन होंगे, इनको आने वाली वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है इस पे। लेकिन फिलहाल इतना समझें कि जो पहले से डिफाइन है लैंग्वेज के अंदर, पहले से डिफाइन वर्ड को हम कीवर्ड कहेंगे। जो हम डिफाइन कर रहे होंगे ऐसा यूजर, उसको हम आइडेंटिफायर कहेंगे। वो वेरिएबल का नाम हो सकता है, फंक्शन का हो सकता है। नहीं पता वेरिएबल क्या है, फंक्शन क्या है, परेशान नहीं होना, आने वाले लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद कॉन्स्ट है। कॉन्स्ट का मतलब है कि आप एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जो चेंज नहीं होगी। आपने स्टेटमेंट के अंदर ये वाली चीजें लिखी थी तो इसका मतलब आपने कॉन्स्टेंट लिख दिया। अगर आपने कलेक्शन ऑफ करैक्टर लिखा है तो वो स्ट्रिंग लिटरल से है। इसी तरह अगर इनका इस्तेमाल किया तो वो ऑपरेटर है। इनका इस्तेमाल करते हैं एक टोकन से दूसरे टोकन को सेपरेट करने के लिए। यानी अगर मैंने सेमीकोलन का इस्तेमाल कर दिया तो उसके बाद अगली स्टेटमेंट शुरू होगी, इसका मतलब एक टोकन दूसरे टोकन से सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद आखिरी टॉपिक की बात करते हैं, उसके बाद हम कोड करते हैं। व्हाइट स्पेस की बात करें तो व्हाइट स्पेस का मतलब क्या है? एक तरह से जो स्पेस होती है जो टैब वगैरह का हम प्रेस करते हैं, तो इस तरह से हम प्रोग्राम के अंदर जितनी चाहे स्पेस दे सकते हैं। अब स्पेस का मकसद क्या? स्पेस का मकसद ये होता है कि आपके कोड को खूबसूरत बनाया जाए। अब जितना भी प्रोग्राम है कैन बी रिटन ऑन वन लाइन। सारे का सारा प्रोग्राम एक लाइन में लिखा जा सकता है, लेकिन इस तरह से लिखेंगे तो रीड करना मुश्किल हो जाएगा।
तो व्हाइट स्पेस की वजह से हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम जो लिखेंगे, अपना कोड लिखेंगे जिसे हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, वो रीडेबल हो जाएगा। तो सिंगल स्टेटमेंट कैन बी रिटन ऑन 2 और मोर लाइंस और ऑर्डर टू इंक्रीज रीडेबिलिटी, बट इट विल रिमेन सेम फॉर द कंपाइलर। कंपाइलर के लिए सेम रहेगा, व्हाइट स्पेस को वो इग्नोर कर देगा। आप व्हाइट स्पेस का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो कोड है वो रीडेबल हो जाए, यानी उसको आसानी से समझा जा सके कि क्या लिखा है। इसके अलावा अगर हम व्हाइट स्पेस का इस्तेमाल ना करें तो उसको रीड करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एरर नहीं आएगा। तो अब हम चल रहे हैं अपने कोड की तरफ। तो कोड करते हैं और इसमें समझते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि सी आउट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डबल कोड के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज शो होगा। तो मैं कहती हूँ यहाँ पे हेलो जी। उसके बाद हम एक सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। तो इंट मेन, ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन हर प्रोग्राम का होना जरूरी है, जो कि हमने अभी पढ़ा। उसके बाद ये ओपनिंग ब्रेस है, ये क्लोजिंग ब्रेस है। इसके अंदर ये बॉडी है मेन फंक्शन की। इसके अंदर जितनी मर्जी मैं स्टेटमेंट चाहूँ मैं लिख सकती हूँ। अब जो एक स्टेटमेंट लिखी है मैंने सी आउट हम यूज करते हैं अपना कुछ डिस्प्ले करवाना हो, हमें मैसेज डिस्प्ले करवाना हो। वो वैल्यू हो सकती है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी आप स्क्रीन पर शो करना चाह रहे हैं उनको हम डबल कोट्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो भी मैं लिखूंगी वो स्क्रीन पर एज इट इज शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक स्टैटिक आपको नजर आ रहा होगा, इसका मतलब ये प्रोग्राम अभी तक हमने सेव नहीं किया। तो मैं कंट्रोल एस करूंगी और इसके बाद इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं स्ट्रक्चर। चले, मैंने इसे सेव कर दिया। उसके बाद हम इसे रन करेंगे। रन करने से पहले हमने इसे कंपाइल करना है कि कोई एरर ना हो उसमें। तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करें, F9 का इस्तेमाल करें या फिर यहाँ पे कंपाइल का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम अब यहाँ क्या हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, यानी ये वाला जो सोर्स प्रोग्राम है ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर उसके बाद उन्होंने बता दिया कि एरर भी नहीं है इसमें, वार्निंग भी कोई नहीं है, और यहाँ पे आउटपुट का फाइल नेम क्या है, उसका साइज क्या है, टाइम कितना लगा है हमारा इस प्रोग्राम को कंपाइल होने के लिए 1.03 सेकंड लगे हैं, यानी 1 सेकंड के अंदर तकरीबन हमारा जो ये हमने प्रोग्राम लिखा है वो कंपाइल हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने यूजिंग नेम स्पेस std क्यों इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड है नेम स्पेस का, जैसे कि सी आउट होगा, सीन हो गया, एंडल होगा, उनका हम आगे इस्तेमाल देखेंगे। तो उनको इस्तेमाल में जब हमने लाना है इन चीजों को, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये वाले नेम स्पेस हम इस्तेमाल करेंगे प्रोग्राम के अंदर। अगर यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रही, उसके बाद दोबारा से स्टैटिक है, यानी हमारी फाइल अभी सेव नहीं है, तो मैं कंट्रोल एस करूंगी, सेव हो जाएगी। फिर मैं एग्जीक्यूट पे जाऊंगी, उसे कंपाइल करूंगी। अब यहाँ पे देखें कि एरर आ रहा है। उसने कहा जो आपने ये सी आउट लिखा है ना, ये डिक्लेयर ही नहीं है इस स्कोप के अंदर, इसका इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ये डिक्लेयर नहीं है तो हमें बताना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड है हमारा, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा से अब मैं कंट्रोल एस करने वाली हूँ, फिर से मैं कंपाइल पे एग्जीक्यूट पे जाऊंगी, इसे कंपाइल करूंगी। तो यहाँ पे देखें कि अब ये कंपाइल दोबारा से हो गया और कोई एरर नहीं है। इसका मतलब अगर मैं कुछ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ, या तो मुझे बार बार उसके साथ std सेमीकोलन या डबल लिखने पड़ेंगे, दोबारा लिखने पड़ेंगे, जितनी बार स्टेटमेंट लिखूंगी उतनी बार लिखने पड़ेंगे। या फिर दूसरा तरीका है कि मैं मेन फंक्शन से पहले उसे बता दूं कि यूजिंग नेम स्पेस std, मैं ये स्टैंडर्ड है ना नेम स्पेस वाले सी आउट, सीन, एंडल, इनका इस्तेमाल करने वाली हूँ इस प्रोग्राम के अंदर। तो अब उसे कंपाइलर को समझ आ जाएगी, जब वो इसे पढ़ेगा कि इसके अंदर सी आउट का भी इस्तेमाल आएगा, सी इन का भी आएगा, तो फिर वो स्कोप वाले कोई भी एरर नहीं देगा। अब यहाँ पर एक और एरर हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि सेमीकोलन लगाना जरूरी है जब एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और कंट्रोल एस करती हूँ, और उसके बाद दोबारा से हम इसे कंपाइल करते हैं। जैसे हमने कंपाइल करना है तो यहाँ पर वो बता रहा है कि मेन फंक्शन के अंदर इस टोकन से पहले, यानी ये वाली ब्रैकेट से पहले कहीं पे कोई एरर है, कोई एरर आ रहा है जो कि हो सकता है सेमीकोलन का हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब हमने एक एरर किया जिसे हम सिंटैक्स एरर कहेंगे। एक रूल था कि हमने जो स्टेटमेंट लिखनी है उसके एंड पे सेमीकोलन लगाएंगे, लेकिन हमने उस रूल को वायलेट किया। उस रूल के मुताबिक जब प्रोग्राम नहीं लिखा तो वो एरर आ गया। तो हम कंट्रोल एस करेंगे, दोबारा से इसको कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं व्हाइट स्पेस की। तो जैसे कि यहाँ पे मैं टैब दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये एक व्हाइट स्पेस दी है मैंने, तो व्हाइट स्पेस को कंपाइलर इग्नोर करेगा, लेकिन हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि जैसे ही कोई इस कोड को पढ़े तो उसे समझ आ जाए सी आउट का इस्तेमाल हो गया, क्लोजिंग है, ओपनिंग है, तो इस तरह से उसे सारी समझ आ जाएगी। तो अगर हम चाहे तो सिर्फ एक सिंगल लाइन में सारे का सारा अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई भी एरर नहीं आएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं
ठीक है, तो कंट्रोल एस करते हैं और दोबारा से इसे कंपाइल करके देखते हैं कि कोई एरर आता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए एरर कोई नहीं आया, लेकिन इससे रीड करना मुश्किल हो जाएगी। इसके आगे मैं सारे का सारा कोड लिखती जाऊं तो समझ आना मुश्किल होगा, इसलिए हम व्हाइट स्पेस का इस्तेमाल करते हैं जो कि आसान रहता है और हमारे कोड को खूबसूरत बना देता है। अब हमने कंपाइल तो कर लिया बार बार अपना कोड, अब हम इससे क्या करते हैं, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है कि हम इसे रन करेंगे, F10 का इस्तेमाल करें या फिर रन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आपको हेलो जी लिखा नजर आ चुका है। तो डबल कोड के अंदर जो भी लिखेंगे एज इट इज आएगा। अगर यहाँ पर मैं एक सिंगल स्पेस दे रही हूँ और उसके बाद दोबारा कंट्रोल एस और कंपाइल कर रही हूँ और फिर से मैंने क्या किया, इसे रन किया, तो आप देखें कि अब हेलो जी के साथ पे जो थोड़ी सी स्पेस है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने एक बेसिक स्ट्रक्चर को लिखें और उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके देखेंगे क्या चीज परफॉर्म करने पे क्या हो रहा है, ताकि थोड़ी बहुत कोडिंग की आपको समझ आना शुरू हो जाए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है फिर भी मैंने कोशिश की है कि हर चीज को अच्छे से समझा सकूं। कहीं भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मजीद आगे बढ़ेंगे और कोड करना स्टार्ट करेंगे। आपका प्रोग्रामिंग में जो लॉजिक बिल्डिंग है वो भी इंक्रीज करवाऊंगी, कुछ वेबसाइट का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि लॉजिक मजीद इंक्रीज हो। सिर्फ बुक को फॉलो नहीं करने वाली मैं, बुक के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगी, प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, पास्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगी। तो हर चीज को हम कवर करेंगे और ये तभी कवर होगी जब आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे, इन पे ज्यादा व्यू आएंगे। ठीक है, जिन पे व्यू जो प्ले लिस्ट पे ज्यादा बच्चे कह रहे होते हैं मुझे तो वही बनानी पड़ती है। तो मैंने स्टार्ट किया चैप्टर 2 में आप दिखाएंगे अपना अटेंशन दिखाएंगे कि आप पढ़ना चाह रहे हैं C++ को, फिर हम चैप्टर 3 की तरफ मूव करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।